दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो प्लान तो बड़े बड़े बनाते हैं लेकिन काम को शुरू करने से पहले ही ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं, तो आज की हमारी बुक आपके लिए ही है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑथर पीटर हॉलिंग्स की बुक थिंक लेस डू मोर की। ऑथर कहते हैं कि हम सभी के साथ ऐसा कई बार होता है जब हम कोई काम शुरू करने के बारे में सोचते हैं लेकिन तभी हमारा दिमाग सवालों के तूफान में फंस जाता है। जैसे कि अगर मैं ये काम परफेक्टली नहीं कर पाया तो क्या होगा, अगर कहीं हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, या पहले थोड़ा और प्लानिंग कर लेता हूँ फिर शुरू करूंगा। और इस तरह से आप वो काम कभी शुरू ही नहीं कर पाते। ऑथर इसे इनर्शिया कहते हैं, यानी कि ये वो ठहराव या बैरियर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। और इसको हराने का सबसे सटीक तरीका है अपनी एक्सपेक्टेशंस या अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा कम करना। मान लीजिए कि आपको गिटार बजाना सीखना है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप बिल्कुल एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह गिटार बजाने लगे, तो आप शायद अपनी इस हायर एक्सपेक्टेशन के चलते ये कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि आप इतने स्किल्ड हैं ही नहीं, और इसीलिए आप शायद खुद को एक्सक्यूज देकर अपने आप को रोक लेंगे। लेकिन अगर आप खुद को ना रोक कर ये सोचें कि आज सिर्फ एक साधारण सी धुन सीख लेते हैं, और इस आइडिया के साथ जब आप शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे समय के साथ साथ आप बेहतर होते चले जाएंगे। यानी कि हमारे छोटे कदम हमें बेहतर रिजल्ट्स की ओर ले जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारा दिमाग इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि वो सिर्फ फिनिश लाइन को देखने का ही आदी है। जब हम कोई बड़ा काम या टास्क देखते हैं, जैसे 10 पेज की रिपोर्ट लिखना या रोज 1 घंटा वर्कआउट करना, तो हमारा दिमाग डर जाता है और वो ये सिग्नल देता है कि ये काम काफी मुश्किल है और इसे करने का अभी मूड नहीं है। लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि आप बड़े लगने वाले टास्क को इतने छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दो कि दिमाग उसे इग्नोर ना कर सके। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको 10 पेज की एक रिपोर्ट लिखनी है तो बस ये सोचकर शुरुआत कीजिए कि आप बस 1 पेज ही लिखेंगे, और एक बार जब आप काम करना शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग खुल जाता है और हमारा मन खुद ब खुद काम को पूरा करने की ठान लेता है। और इसे ऑथर 2 मिनट रूल कहते हैं, यानी कि कोई भी काम सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करो। एक्सरसाइज करनी है तो बस जूते पहनो और 2 मिनट के लिए वार्म अप करो। कोई किताब पढ़नी है तो बस 2 पेज पढ़कर शुरुआत करो, यानी कि छोटा स्टेप और बड़ा इम्पैक्ट। ऑथर कहते हैं कि परफेक्शन हमारी प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारी पहली कोशिश अक्सर एवरेज होती है, लेकिन अगर आप गलतियां करने से डरेंगे तो बेहतर कैसे बनेंगे। जिंदगी में प्रोग्रेसिव होने के लिए हमें उस छोटे बच्चे का माइंडसेट चाहिए जो चलने की कोशिश में बार बार गिरता है पर कोशिश नहीं छोड़ता। और इस तरह किसी भी नई स्किल को सीखने की शुरुआत आप कर सकते हैं। इससे आपके अंदर मोटिवेशन अपने आप ही आ जाएगा। ऑथर कहते हैं कि मोटिवेशन एक टेम्परेरी फीलिंग होती है। आप किसी मोटिवेशनल वीडियो या स्पीच से मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकता। इसलिए अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे तो आप कुछ ही दिनों में फिर से सुस्त महसूस करने लगेंगे। लेकिन अगर आप एक्शन लेने की आदत बना लेंगे तो आप बिना किसी मोटिवेशन के भी अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वर्कआउट। बहुत से लोग सोचते हैं कि पहले उन्हें एक्सरसाइज करने का मूड आए फिर वे जिम जाएंगे, लेकिन अगर वो सिर्फ 5 मिनट की स्ट्रेचिंग से शुरुआत करें तो उनका शरीर और दिमाग धीरे धीरे उसमें लग जाएगा और फिर उनका मन करेगा कि कुछ और एक्सरसाइज कर ली जाए। यही प्रिंसिपल हमारी लाइफ में हर एक चीज पर लागू होता है। जब आप किसी भी काम को करने लगते हैं तो आपकी एनर्जी उसकी तरफ शिफ्ट होने लगती है और मोटिवेशन अपने आप पैदा होने लगता है। सोचिए कि आपने पहले कभी किसी काम को करने में बहुत आलस महसूस किया होगा, लेकिन जब आपने किसी भी कारणवश उसे शुरू कर दिया तो आपको मजा आने लगा। इसका रीजन ये है कि एक्शन लेने के बाद आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने के लिए ट्यून हो जाता है। कई बार हमें किसी काम की शुरुआत में बहुत बोरियत होती है, लेकिन अगर हम इसे जारी रखते हैं तो चीजें धीरे धीरे इंटरेस्टिंग लगने लगती हैं। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब हम किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारा माइंड उसे कंप्लीट करने की दिशा में काम करने लगता है। इसका एक और बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं तो आपके अंदर का संदेह, यानी कि आपका सेल्फ डाउट धीरे धीरे कम होने लगता है। जब आप सिर्फ सोचते रहते हैं कि कोई काम मुश्किल है तो वो आपको और भी कठिन लगता है, लेकिन जब आप उसे करना शुरू करते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि उतना भी मुश्किल नहीं था जितना आप सोच रहे थे। एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि एक्शन लेना आपकी सेल्फ इमेज को भी बदल सकता है।
अगर आप सोचते हैं कि आप आलसी लेजी इंसान हैं तो आप वैसे ही बिहेव करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 मिनट का एक्शन ले तो आप इस बारे में एक नई स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो बिना मोटिवेशन के भी काम कर सकता हूं। ये सोचते ही आप और ज्यादा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मोटिवेशन के लिए एक्शन जरूरी क्यों है, इसे समझने के लिए इसे साइकिल की तरह देख सकते हैं। जब आप कोई भी एक्शन लेते हैं तो आपको एक छोटा सा रिजल्ट मिलता है। ये रिजल्ट आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को और बढ़ाता है और फिर आपको और ज्यादा करने की प्रेरणा मिलती है और धीरे धीरे यही मोटिवेशन बढ़ता जाता है और आप अपनी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं। अगर इसे और आसान भाषा में कहें तो आप किसी काम को करने का मन नहीं होने के बावजूद अगर उसे शुरू कर देंगे तो कुछ ही देर में आपको खुद ही उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा और जब आप बार बार ऐसा करने लगेंगे तो आपको मोटिवेशन का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक्शन लेंगे और एक्शन से ही मोटिवेशन पैदा होगा। अक्सर हम जब भी रिस्क का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक डर पैदा हो जाता है। हमें ये लगता है कि अगर हमने कोई बड़ा कदम उठाया और वो गलत साबित हो गया तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन हमारी यही सोच हमें कई नए अवसरों से दूर रखती है। असल में रिस्क सिर्फ खतरा नहीं है बल्कि ग्रोथ का भी एक जरिया है। जब हम रिस्क को एक डराने वाली चीज की तरह देखने की बजाय उसे सीखने और आगे बढ़ने के मौके के रूप में देखते हैं तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। सोचिए, अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो उसे गिरने का रिस्क होता है और अगर वो सिर्फ इस डर से कभी कोशिश ही ना करे कि वो गिर सकता है तो वो कभी भी साइकिल चलाना नहीं सीख पाएगा। लेकिन जब वो रिस्क लेता है, गिरता है, उठता है और फिर से कोशिश करता है तो वो एक दिन बिना गिरे आराम से साइकिल चला सकता है। यही प्रिंसिपल हमारी पूरी लाइफ में लागू होता है। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहां कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन कंफर्ट जोन में रहने से हमें अपने जीवन को सीमित करना पड़ता है। कंफर्ट जोन में रहने का सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि आप कभी ग्रो ही नहीं कर पाते। जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं या कोई भी नया चैलेंज लेते हैं तो उसमें रिस्क होता ही है। लेकिन उसी के साथ सीखने और आगे बढ़ने के भी बहुत से मौके होते हैं। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा कदम उठा लें। इसका मतलब ये है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लें, यानी कि आप पहले सिचुएशन को एनालाइज करें, उसके फायदे और नुकसान को समझें और फिर एक डिसीजन लें। जब आप इस तरह से रिस्क लेते हैं तो आपके फेलियर के चांसेस काफी कम हो जाते हैं और सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिस्क को एम्ब्रेस करने का सबसे बड़ा एक फायदा ये भी है कि ये आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब आप बार बार छोटे रिस्क लेते हैं और उनसे सीखते हैं तो आपके अंदर किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता बढ़ जाती है, सामना करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है और धीरे धीरे आपका दिमाग फेलियर को एक सीखने का प्रोसेस मानने लगता है, न कि कोई ऐसी चीज जिससे डरना चाहिए। अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखें तो जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स या लीडर्स हैं उन्होंने कभी न कभी कोई ना कोई बड़ा रिस्क लिया ही है। अगर वो रिस्क लेने से डरते तो शायद वे आज उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। दोस्तों, हर बड़ी सफलता के पीछे रिस्क जरूर होता है। इसी तरह हमारी पर्सनल लाइफ में भी अगर हम हमेशा सेफ खेलने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी अपने फुल पोटेंशियल को नहीं जान पाएंगे। कोई इंसान किसी से अपनी दिल की बात कहने से डरता है क्योंकि उसे रिजेक्शन का रिस्क है, तो वो कभी भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो रिस्क लेता है तो या तो उसे सक्सेस मिलेगी या फिर वह रिजेक्शन से कुछ नया सीख कर आगे बढ़ेगा। रिस्क लेने का मतलब ये भी नहीं है कि आप हमेशा जीतेंगे। कई बार आप फेल भी होंगे, लेकिन यही फेलियर्स आपको सिखाएंगे कि अगली बार चीजों को बेहतर कैसे किया जाए। याद रखिए कि इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वे कई बार फेल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने हर फेलियर से सीखा और अगली बार और बेहतर किया। अगर आप रिस्क से डरते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। इसे एक थ्रेट की तरह ना देखें बल्कि इसे एक अपॉर्चुनिटी माने। दोस्तों, जब भी आपको कोई नया मौका मिले तो सिर्फ ये मत सोचिए कि इसमें क्या क्या गलत हो सकता है, बल्कि ये भी सोचिए कि अगर ये सही हो गया तो आपको कितना फायदा होगा। ये सोचने की आदत आपको प्रोएक्टिव बनाएगी और आप अपनी लाइफ में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाएंगे। रिस्क लेने का एक फायदा ये भी है कि आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये इम्प्रूव करता है। जब आप किसी नए चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है और नए सॉल्यूशंस को ढूंढना पड़ता है। इससे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है और आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आपके सामने कोई ऐसा मौका आए जिसमें रिस्क हो तो सिर्फ डर की वजह से उसे रिजेक्ट मत कीजिए, बल्कि
बल्कि सोच समझकर, एनालाइज करके, और अगर आपको लगे कि रिस्क वर्थ टेकिंग है तो इसे जरूर लें। हो सकता है कि ये आपका सबसे अच्छा डिसीजन साबित हो और आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाए। अक्सर जब हम अपने दिन को प्लान करते हैं तो हम एक टू डू लिस्ट बनाते हैं। इसमें हमारे वो सभी काम होते हैं जो हमें पूरे करने होते हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हमारा दिन खत्म हो जाता है, हमारी लिस्ट के बहुत सारे टास्क अधूरे रह जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण ये है कि हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते जो हमारा ध्यान भटकाती हैं, जो हमें फोकस नहीं रहने देती। और इसीलिए हमें सिर्फ एक टू डू लिस्ट नहीं बल्कि एक डोंट डू लिस्ट भी बनानी चाहिए। ये एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें वो सारी चीजें होती हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, ताकि हमारा दिमाग सही जगह पर रहे और हम प्रोडक्टिव बन सके। दोस्तों, सोचिए कि अगर आप सुबह उठते ही फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं तो आपका बहुत सारा समय बेकार चला जाता है। आप सोचते हैं कि बस 5 मिनट ही देखेंगे, लेकिन जब दोबारा घड़ी देखते हैं तो 30 से 40 मिनट निकल चुके होते हैं। और इस तरह अगर आप दिन भर बार बार ईमेल चेक करते हैं, अपने फोन को स्क्रॉल करते हैं या हर एक छोटी चीज पर तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं तो आपकी एनर्जी गलत जगह खर्च होती है। डोंट डू लिस्ट इसी तरह की चीजों को आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करती है, ताकि आप उन आदतों से बच सकें जो आपके समय और आपकी प्रोडक्टिविटी को बर्बाद करती हैं। इस लिस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि दिन भर में कौन कौन सी एक्टिविटीज आपका ध्यान भटकाती हैं। क्या आप हर छोटे ब्रेक में अपना फोन चेक करते हैं? क्या आप अनावश्यक बैठकों में बहुत ज्यादा समय बर्बाद करते हैं? क्या आप बिना किसी प्लान के सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वक्त बिताते हैं? इन सभी चीजों को नोट कीजिए और इन्हें अपनी डोंट डू लिस्ट में डाल दीजिए। इससे आपको ये साफ साफ समझ में आ जाएगा कि आपको किन चीजों से बचना है। डोंट डू लिस्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको डिसिप्लिन सिखाती है, और जब आपके पास ये क्लैरिटी होती है कि आपको क्या नहीं करना है तो आप अपने इंपॉर्टेंट कामों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी लिस्ट में लिखा है कि मैं सुबह 10 बजे से पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो जब भी आपका मन करेगा फोन उठाकर इंस्टाग्राम या ट्विटर देखने का, तो आपकी लिस्ट आपको याद दिलाएगी कि ये आपकी प्रायोरिटी में नहीं है, और धीरे धीरे ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगेगी और आपका दिमाग उन कामों की तरफ जाएगा जो आपको और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि बस ज्यादा मेहनत करने से सफलता मिलती है, लेकिन असल में स्मार्ट तरीके से काम करने से सफलता मिलती है। अगर आप सिर्फ व्यस्त या बिजी रहने की बजाय अपने समय का सही इस्तेमाल करें तो आप कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। डोंट डू लिस्ट आपको ये समझने में मदद करती है कि कौन सा काम सिर्फ आपका समय बर्बाद कर रहे हैं और उनसे बचकर आप अपनी एनर्जी सही दिशा में किस तरह लगा सकते हैं। आप अपनी लिस्ट को समय समय पर अपडेट कर सकते हैं। हो सकता है कि शुरुआत में आपको ये लगे कि सिर्फ सोशल मीडिया आपका ध्यान भटकाता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आपको ये महसूस होगा कि बार बार अनावश्यक मीटिंग्स में आपका बहुत सारा समय चला जाता है। ऐसे में आपको अपनी डोंट डू लिस्ट में ये भी जोड़ना होगा कि मैं बेकार की मीटिंग्स में शामिल नहीं होऊंगा। इसी तरह आप अपने अनुभव के आधार पर अपनी लिस्ट को रिफाइन करते रहें। और एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि डोंट डू लिस्ट केवल डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए नहीं होती, बल्कि ये आपको इमोशनल और मेंटल क्लैरिटी भी देती है। कई बार हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें आदत होती है हम कहीं ना नहीं कह पाते। अगर आपकी लिस्ट में ये लिखा हो कि मैं ऐसे कामों को हाँ नहीं कहूंगा जो मेरे गोल्स से मेल नहीं खाते, तो ये आपको अननेसेसरी कमिटमेंट से बचाने में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप किसी एंटरप्रेन्योर, राइटर या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो ये लिस्ट और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आपके लिए सबसे जरूरी चीज है आपका डीप वर्क, यानी कि वो समय जब आप पूरी तरह से फोकस होकर अपना सबसे अच्छा काम कर सके। लेकिन अगर आपका ध्यान बार बार छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से भटकता रहेगा तो आप कभी भी अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। डोंट डू लिस्ट आपको यह क्लैरिटी देती है कि कौन से काम आपको अवॉइड करने हैं, ताकि आप अपने सबसे जरूरी टास्क पर पूरा ध्यान लगा सके। ये लिस्ट केवल प्रोफेशनल लाइफ के लिए नहीं है, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी आपके बहुत काम आ सकती है। मान लीजिए कि आप अपनी हेल्थ को सुधारना चाहते हैं, और अगर आप अपनी डोंट डू लिस्ट में ये लिख लें कि मैं रात को 11 बजे के बाद जंक फूड नहीं खाऊंगा, तो ये आपकी सही चॉइसेस बनाने में आपकी मदद करेगा। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना चाहते हैं तो आप अपनी लिस्ट में ये जोड़ सकते हैं कि मैं ऐसे लोगों के साथ समय नहीं बिताऊंगा जो मेरी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। और अंत में यह समझना जरूरी है कि आपको कितना जरूरी और क्या करना है।
दोस्तों, हम सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं और अगर हम अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना सीख जाएं तो हम अपनी लाइफ में बड़े बदलाव ला सकते हैं। एक छोटी सी डोंट डू लिस्ट बनाना एक आसान लेकिन पावरफुल तरीका है अपने दिन को बेहतर और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए। अगर आप इसे ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आप ये देखेंगे कि कैसे आपकी एफिशिएंसी, फोकस और ओवरऑल हैप्पीनेस बढ़ने लगती है। दोस्तों, हमारे दिन में हर दिन कई सारे काम होते हैं, कुछ जरूरी होते हैं तो कुछ काम कम जरूरी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम उन कामों में उलझे रहते हैं जो हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं होते, और जो असल में हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वे काम पीछे छूट जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपनी प्रायोरिटीज को सही तरह से सेट नहीं कर पाते, और यहीं पर हमें बर्नर लिस्ट की जरूरत पड़ती है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने सबसे महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण कामों को अलग अलग रख सकते हैं ताकि आपकी एनर्जी और अटेंशन सही दिशा में लगे। बर्नर लिस्ट का आइडिया ये है कि आप अपने टास्क को 2 हिस्सों में बांटें, फ्रंट बर्नर और बैक बर्नर। फ्रंट बर्नर में वो चीजें आती हैं जो आपकी लाइफ में आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हैं, जिन पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये वो टास्क होते हैं जो आपके बड़े गोल्स को हासिल करने में आपकी मदद करते हैं। दूसरी तरफ बैक बर्नर में वो चीजें आती हैं जो जरूरी तो हैं लेकिन फिलहाल उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये वो काम हो सकते हैं जो आप बाद में भी कर सकते हैं या जो उतने क्रिटिकल नहीं हैं। सोचिए कि आप एक शेफ हैं और किचन में कई चीजें एक साथ बना रहे हैं। एक स्टोव पर कुछ पक रहा है जिसे लगातार चलाते रहना है ताकि वो ठीक से बने। यही आपका फ्रंट बर्नर है। वहीं कुछ चीजें धीमी आंच पर रखी हुई हैं जिन्हें समय आने पर देखा जा सकता है। यही आपका बैक बर्नर है। ठीक इसी तरह जब आप अपनी लाइफ को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम अपनी एनर्जी को सही जगह फोकस कर पाते हैं। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो वो आपका फ्रंट बर्नर टास्क होगा, लेकिन अगर आप साथ ही कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं या किसी नए आइडिया पर काम करना चाहते हैं तो वो बैक बर्नर पर जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बैक बर्नर के टास्क बेकार हैं, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उन्हें अभी उतनी प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए। इससे आपका ध्यान भटकता नहीं है। दोस्तों, बर्नर लिस्ट का असली जादू इस बात में है कि ये आपको डिसिप्लिन सिखाती है। ये आपको इस बात को समझने में मदद करती है कि हर टास्क एक जैसा जरूरी नहीं होता। अगर आप हर चीज पर एक साथ ध्यान देंगे तो आप कुछ भी अच्छे से पूरा नहीं कर पाएंगे। जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि किन चीजों को प्राथमिकता देनी है और किन्हें फिलहाल साइड में रखना है तो आपकी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस दोनों बढ़ने लगती है। इसीलिए अगर आप अपने दिन को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं और सही चीजों पर अपनी एनर्जी लगाना चाहते हैं तो बर्नर लिस्ट को अपनी लाइफ में शामिल कीजिए। ये एक आसान लेकिन एक पावरफुल तरीका है जो आपको क्लैरिटी देगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी में हर दिन हमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, कुछ छोटे और कुछ बड़े, और कई बार हम बहुत छोटे छोटे डिसीजंस पर इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि हमारा दिमाग थक जाता है और बड़े डिसीजन को लेने की एनर्जी हमारे अंदर नहीं बचती। इसे ओवर एनालिसिस कहा जाता है और ये हमारी प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस दोनों को कम कर देता है। इसका सबसे अच्छा समाधान है सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल। ये एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है जिससे आप जल्दी और सही डिसीजन ले सकते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। दोस्तों, अगर आपको हर बार ये सोचना पड़े कि आपको सुबह क्या पहनना है, क्या नाश्ता करना है या किस ईमेल का जवाब पहले देना है तो आपका दिमाग इन छोटे छोटे डिसीजन में ही उलझ जाएगा। यही कारण है कि कई सक्सेसफुल लोग अपने रोजमर्रा के डिसीजन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग हमेशा एक जैसे कपड़े पहनते थे ताकि उन्हें हर दिन इसके बारे में डिसीजन ना लेना पड़े। और इस तरह अगर आप स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क अपना लेंगे तो आपका दिमाग ज्यादा जरूरी चीजों पर फोकस कर पाएगा। सुपर स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मॉडल का मतलब ये है कि आपके पास एक प्री डिफाइंड सिस्टम हो जो आपको ये पहले से तय करने में मदद करे कि कौन सा डिसीजन कैसे लेना है। इससे आप सोचने में कम समय लगाएंगे और आपकी चॉइसेस आपके गोल्स के साथ अलाइन रहेंगी। ये मॉडल खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो अक्सर डिसीजन पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं, यानी कि जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो हम ये तय ही नहीं कर पाते कि कौन सा सही है। इस मॉडल को अपनाने का पहला स्टेप ये है कि आपको ये तय करना होगा कि आप किस तरह के डिसीजन को ऑटोमेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप रोज ये सोचने में समय लगाते हैं कि आपको जिम जाना चाहिए या नहीं तो इसे ऑटोमेट कर ले, यानी हफ्ते के कुछ दिन ये फिक्स कर ले कि आपको उन्हीं दिनों जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे हर दिन इस डिसीजन को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा स्टेप है डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया सेट करना, यानी जब भी आप कोई बड़ा डिसीजन लें तो आपके पास कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होने चाहिए
जो आपको सही चॉइस चुनने में आपकी मदद कर सके। जैसे, क्या ये डिसीजन मेरे लॉन्ग टर्म गोल से मेल खाता है? क्या इससे मेरा समय और एनर्जी सही दिशा में लगेगी? अगर मैं ये डिसीजन गलत लेता हूं तो उसका सबसे बुरा असर क्या हो सकता है? जब आपके पास ये प्रीडिफाइंड फिल्टर्स होंगे तो आप बिना ज्यादा सोचे समझे सही डिसीजन ले पाएंगे। तीसरा स्टेप है पास्ट डिसीजन से सीखना। अगर आप पहले कोई गलत डिसीजन ले चुके हैं तो उसको एनालाइज कीजिए कि गलती कहाँ हुई थी और अगली बार उस गलती को अवॉइड करने के लिए क्या किया जा सकता है। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बेहतर होगी और आप फ्यूचर में ज्यादा कॉन्फिडेंट चांसेस ले पाएंगे। ये मॉडल ना केवल आपकी स्पीड को बढ़ाता है बल्कि आपकी मेंटल क्लैरिटी को भी बढ़ाता है। जब आप बार बार सोचने की बजाय एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के हिसाब से डिसीजन लेने लगते हैं तो आपका दिमाग बहुत रिलैक्स रहता है और स्ट्रेस भी आपको कम होता है। सुपर स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मॉडल आपको डिस्ट्रैक्शन से भी बचाता है। जब आपके पास एक सिस्टम होता है तो आप हर छोटी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और केवल उन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। इससे आप ज्यादा प्रोडक्टिव और इफिशिएंट बन जाते हैं। अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस मॉडल को अपनाना चाहते हैं तो आप अपने काम के डिसीजंस को कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे कि अर्जेंट टास्क, इंपॉर्टेंट बट नॉन अर्जेंट टास्क और कंप्लीटली अवॉइडेबल टास्क। इससे आपको तुरंत ये समझ में आ जाएगा कि किस चीज को प्रायोरिटी देनी है और किसे छोड़ देना है। पर्सनल लाइफ में भी आप इसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको हर बार ये सोचना पड़े कि आपको वीकेंड पर क्या करना है तो आप पहले से ही कुछ ऑप्शंस फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि एक दिन फैमिली के साथ बिताना है, एक दिन खुद के लिए रखना है और एक दिन किसी नए एक्सपीरियंस के लिए। इससे आपको बार बार डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका समय ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल को अपनाने से आप न सिर्फ तेजी से डिसीजन ले पाएंगे बल्कि आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपके चॉइसेस आपके गोल के साथ अलाइन हैं या नहीं। ये एक पावरफुल तरीका है जो आपको ओवरथिंकिंग से बचाकर स्मार्ट और कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकर बनाता है। दोस्तों, हम सबकी बॉडी एक खास तरह के रिदम के हिसाब से काम करती है जिसे अल्ट्राडाइन रिदम्स कहा जाता है। ये वो नेचुरल साइकिल है जो हमारी एनर्जी लेवल को पूरे दिन में ऊपर नीचे करती रहती है। कई बार आपको ये महसूस होता होगा कि सुबह के किसी समय आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस महसूस करते हैं, लेकिन कुछ घंटों के बाद अचानक से थकान या डिस्ट्रैक्शन महसूस होने लगती है। यही अल्ट्राडाइन रिदम्स का असर होता है। अगर हम इस नेचुरल एनर्जी साइकिल को समझकर अपने काम का शेड्यूल बनाएं तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो पूरे दिन एक ही तरह की एनर्जी एक्सपेक्ट करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक वो लगातार काम करेंगे तो उनका आउटपुट हमेशा एक जैसा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी हर 90 से 120 मिनट की साइकिल में काम करती है, यानी लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद हमारी एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है और हमें एक छोटे ब्रेक की जरूरत होती है। अगर हम इस नेचुरल साइकिल के हिसाब से काम करेंगे तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव और कम थका हुआ महसूस करेंगे। दोस्तों, सोचिए, अगर आप अपने हाईएस्ट एनर्जी लेवल के समय सबसे जरूरी और डिमांडिंग टास्क करें तो आपका काम कितना एफिशिएंट हो जाएगा। जब आपकी एनर्जी लो हो तो आप ऐसे काम करें जो ज्यादा दिमागी मेहनत नहीं मांगते, जैसे कि ईमेल चेक करना, मीटिंग अटेंड करना या प्लानिंग करना। इस तरह आप अपने शरीर की नेचुरल रिदम के साथ काम करेंगे, ना कि उसके खिलाफ। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने एनर्जी पैटर्न्स को एब्जॉर्ब करें। एक हफ्ते तक ध्यान दें कि किस दिन किस समय आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड महसूस करते हैं और किस समय आपको सुस्ती या डिस्ट्रैक्शन महसूस होती है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके पीक आवर्स कौन से हैं। जब आपको अपने पीक आवर्स का पता चल जाए तो उन घंटों में सबसे क्रिटिकल काम करें, वो काम जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी मांगते हैं। जैसे कि अगर आप एक राइटर हैं तो अपनी राइटिंग को सुबह के हाई एनर्जी आवर्स में करें। अगर आप किसी स्ट्रैटेजी या प्लानिंग पे काम कर रहे हैं तो इसे भी अपने पीक टाइम में ही रखें। दूसरी तरफ जब आपकी एनर्जी नेचुरली लो होती है तो उस समय लाइट टास्क करें, जैसे कि कॉल्स, ईमेल्स या कैजुअल डिस्कशंस। बहुत से लोग ये सोचकर गिल्ट महसूस करते हैं कि वो पूरे दिन हाई एनर्जी पर काम नहीं कर पाते, लेकिन असल में ऐसा करना पॉसिबल है ही नहीं। दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोग भी ब्रेक्स लेते हैं और अपने शरीर की नेचुरल एनर्जी के हिसाब से काम करते हैं। जब आप इस बात को समझ लेते हैं कि आपकी बॉडी कैसे काम करती है तो आप स्मार्ट तरीके से अपने काम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।